अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत के पास ना तो कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत है और ना ही सेनेट में। यही वजह है कि गुज़श्ता डेढ़ साल में पार्लियामेंट कानून साजी के हवाले से ज़्यादा फ़आल किरदार अदा नहीं कर पाई है और इसीलिए गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत ने 6 कवानीन को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूर करवाने का फैसला किया है, जबकि नैब के कवानीन में तरमीम भी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ही करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 में भी तरमीम का फैसला कर लिया है, जिसके बाद 5 करोड़ से जायद की करप्शन करने वाले किसी भी शख्स को जेल में C क्लास दी जाएगी। सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी करना क्या पार्लियामेंट को बाईपास करने के मुतरादिफ नहीं है? सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी पर क्या हुकूमत ने अपनी नाकामी को तस्लीम कर लिया है, जिसकी वजह से सदारती ऑर्डिनेंस ही एक आखिरी ऑप्शन बच जाता है कानून को लागू करने का? इस पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रोग साहब आपका। सबसे पहला सवाल फ़रोग साहब, ये जो 6 नए कवानीन की मैं बात कर रही हूँ जिसके मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस आप लोगों ने लाने का फैसला किया है, पहला जो है वरासत का सर्टिफिकेट बिल 2019, खवातीन के वरासत में हुकूक का बिल, समरी लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट, सुपीरियर कोर्ट्स ऑर्डर बिल, बेनामी ट्रांजैक्शन तरमीम बिल 2019, फिर नैब तरमीमी बिल 2019 ऑर्डिनेंस के जरिए आप लोगों ने नाफिज करने का फैसला किया। मुझे ये बताइएगा, आखिर इन 6 कवानीन में ऐसा क्या है कि इन पर भी ऑपोजिशन आप लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, कि आप लोग मजबूर हुए कि सदारती ऑर्डिनेंस ही के जरिए हम लागू कर सकते हैं, यही आखिरी ऑप्शन है आप लोगों के पास? मेरे ख्याल में इसका जवाब आपके और दूसरे प्रोग्राम से मैं मुतअद्दिद बार दे चुका हूँ, और अगर आप री रोल करके मेमोरी लेन में जाएंगी तो मैंने आपसे यही गुजारिश की थी कि मफाद अम्मा के जो कवानीन हैं उनको पास अपोजिशन नहीं करेगी। बाज़ अपोजिशन के जो अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे हैं, उन्होंने डायरेक्टली मुझे तो कहा है कि हम नहीं कोई चीज़ पास करेंगे आपकी, बाज़ ने इनडायरेक्टली कहा है। और मुझे ये लगता है डे 1 से यही हमने एक जेन्युइन कोशिश की थी। एक कमेटी बनाई गई थी मेरी और शाह महमूद कुरैशी साहब की, और हमने हर एक से, नून लीग वालों से, पीपल्स पार्टी वालों से, दूसरे लोगों से जो दूसरी पार्टियां थीं, और जेन्युइनली उनको ये कहा हमने कि देखिए ये इसके अंदर किसी भी किस्म की सियासत नहीं है, ये सिर्फ आवाम के लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनहेरिटेंस राइट्स हैं, 7-8 साल लगते हैं और ये 15-20 दिन में होगा। तो बाज़ लोगों ने तो बड़ी इसकी तारीफ़ की और उन्होंने कहा जी ठीक है, आप इसको कमेटी में भी ले आएँ, यहाँ भी ले आएँ, वहाँ भी ले आएँ, और पूरी कोशिश की करने के बावजूद हम इस नतीजे में पहुँचे हैं कि अपोजिशन जो है वो किसी भी तरह वो भी कवानीन पास करना नहीं चाहती। मुझे बताएं ना, जवाब के पब्लिक आपने कहा ना कि आपने बात की, कुछ लोगों ने बड़ी तारीफ भी की, जिन लोगों ने इसमें आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला उनका जवाब क्या था? इनकारी क्यों थे वो लोग? शराइत रखी, क्या था? मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को बढ़ाने के लिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस बढ़ने चाहिए, 6 से 9 होने चाहिए। ना सिर्फ ये हुकूमत ये चाहती है, अवामुन नास को भी बेनिफिट होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यही चाहती है, और जस्टिस साकिब निसार हों या उसके बाद वाले चीफ जस्टिस, और सब मतलब एक कंसेंसस है, आम वकला में भी कंसेंसस है। लेकिन उस पर यह कहा कि जी जब तक दूसरे प्रोविंसेस में असामियाँ बढ़ाई नहीं जाएंगी तो इस्लामाबाद में भी आप नहीं बढ़ाएंगे। मतलब वो ऐसा एक्सक्यूज़ आपके सामने देते हैं विच इंसल्ट योर इंटेलिजेंस विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो बाज़ लोगों ने तो जब देखा कि मैं बड़ी एक जेन्युइन एफर्ट कर रहा हूँ तो उनका देखें जी फ़रोग नसीम साहब को कोई लाजवाब ही अकल मानती नहीं है वैसे कोई आपको जवाब दे दे। नहीं, लाजवाब गेम ऑफ नंबर्स है ना। मसला ये है कि सेनेट में हमारी अक्सरियत नहीं है। सेनेट में अक्सरियत होने के लिए या तो जब नए इलेक्शन होंगे 2021 में उस वक्त देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तो हमारी अक्सरियत नहीं है। तो 5 साल सदारती ऑर्डिनेंस चलानी है आपने ये हुकूमत फ़रोग साहब, 5 साल अब सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आप लोग लेके चलेंगे हमारे
अच्छा, मैं अब आपसे सवाल करता हूँ। एक तो ये है कि सारा का सारा जो कवानीन है जिस तरह है इसी तरह चलने दिया जाए और इसी तरह स्टेटस को की भेंट पूरा का पूरा माशरा चढ़ जाए। और दूसरा ये है कि हम ऑर्डिनेंस लाएं और ऑर्डिनेंस ला के उसकी एफिकेसी दिखाएं, और उस वक्त आप जैसे जो गयूर सहाफ़ी हैं, सरे फहरिस्त जो आप जैसे लोग हैं, वो अपोजिशन को बेनकाब करें, उनको ये कहें कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट की जो लेजिस्लेशन आप नहीं ला रहे तो कसूरवार गवर्नमेंट नहीं है, कसूरवार जो है वो अपोजिशन है। तो ये फैसला आपने करना है, ये फैसला मेरा नहीं है। लेकिन हमें तो ये भी पता है ना कि नैब कवानीन में तब्दीली के लिए फारूक साहब पोजीशन और आप लोगों में एक इत्तफाक़े राहे था। आप लोग भी चाहते थे नैब कवानीन में तरमीम हो, तब्दीली हो, और अपोजिशन भी ये चाहती थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस पर भी आप लोगों में इत्तफाक़े राय नहीं हो पाया और इसमें भी आप ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं? देखिए, नैब में हुआ ये कि नैब में जो अपोजिशन के हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वही कहते हैं कि जी ये 25-30 चीज़ें हैं, इनको आप अमेंड कर दें। हमने कहा जी 25-30 चीज़ें हम अमेंड नहीं करेंगे, हम ये 5-7 चीज़ें हैं जो अमेंड कर सकते हैं और हम ये समझते हैं कि इनको अमेंड होना चाहिए। तो उन्होंने आगे से ही जवाब दिया, या तो ये 25-30 आप करेंगे, हम आपके साथ हैं, या ये जो 5-6 जो हमारी आपकी ओवरलैपिंग लिस्ट है, हम ये 5-6 आपके साथ नहीं करेंगे, आपने जो करना है वो कर लें। इसका क्या जवाब है? फारूक साहब, चलें, ये बात तो हम कर सकते हैं ना कि बहुत से ऐसे मामला जिसमें वज़ीर आज़म को और अपोजिशन लीडर को मिलकर बैठना है, मुशावरत करनी है, कुछ तकर्रुरियाँ करनी है। अगर दो मेंबरान की तकर्रुरी के लिए वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मिलने को तैयार नहीं, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी मुद्दत चंद महीनों में पूरी हो जानी है, तो फिर क्या होगा? वज़ीर आज़म तो बात करना भी पसंद नहीं करते शहबाज शरीफ साहब से, अपोजिशन लीडर से, जो कि उन्हें अपनी ड्यूटी समझ के या आईनी एक फ़र्ज समझ कर करना तो चाहिए इन मामलात में, तो फिर उनका तकर्रुर कैसे होगा? मैं गुजारिश करूँ आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट। देखें, एक तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है कि वज़ीर आज़म की और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुशावरत नहीं हुई, बल्कि एक जजमेंट मौजूद है जो ये कहता है कि मुशावरत जो होगी वो इन राइटिंग होगी, यानी लिख के मुशावरत होगी। और ये जब इनिशियली, क्योंकि थोड़ा सा ही समझ लें बात को, बड़ा अच्छा रहेगा, ये बात आई अपोजिशन लीडर की तरफ से, ये बात आई कि जी ये बैठ के मुशावरत करें, और फिर जब वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये जवाब किया कि फ़ला जजमेंट में ये लिखा है कि ये मुशावरत जो है वो लिख के होनी है, तो फिर उन्होंने ये जो ऑब्जेक्शन था वो ये रेज़ नहीं किया कि हम साथ बैठेंगे। तो पहली बात, पूरी मुशावरत हुई, लिख के दोनों साइड्स ने अपने अपने नाम एक्सचेंज किए, रीज़न्स दिए, लेकिन पोल्स अपार्ट, वज़ीर आज़म एक तरफ, शहबाज शरीफ साहब एक तरफ। उसके बाद फिर ये पार्लिमानी कमेटी में गया। तो यानी मतलब ये कहना कि मैंने वो नाम दिए, वो मैंने कहाँ से नाम दिए? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम है, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब के नाम है, ये वही नाम है, मेरे कोई नाम नहीं है। सेकेंडली, जब वहाँ डेडलॉक हो गया तो फिर ये पार्लिमानी कमेटी में आया। पार्लिमानी कमेटी में इतनी उम्दा 18वीं तरमीम जिसने भी बनाई है, उसने इस तरह की बात उसमें लिखी है कि 2/3 मेजॉरिटी से आप कंसेंसस पार्लिमानी कमेटी में डेवलप करें। अब वो कहाँ से होगी 2/3? ये तो 6 मेंबर इधर हैं, 6 मेंबर इधर हैं, वहाँ भी डेडलॉक हो गया। तो जिन्होंने ये 18वीं तरमीम बनाई थी, उन्होंने ये सुकुम नहीं देखा, और मैं उनको भी ब्लेम इसलिए नहीं करता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। अब वक्त ये आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी इस्लाह करनी है। तो यानी जब डेडलॉक हो गया और जब तमाम प्रोसीजर फॉलो हो गया, और जब ऐसी सिचुएशन में आप आ गए जहां कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं है, तो फिर ये फिर एक्शन लिया गया, क्योंकि एक और आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है कि 45 दिन के अंदर असामियों को पुर करें। तो एक तरफ वो आर्टिकल है, दूसरी तरफ ये डेडलॉक है, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करे उससे ऐसे सिचुएशन में? तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है, वहाँ ये फैसला होना है। वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अच्छे जज साहब हैं, मेरे बड़े दिल के करीब हैं, चीफ जस्टिस अतर बिनल्ला साहब, बहुत ही ज़बरदस्त जज हैं, और उन्होंने भी एक फ़ैसला दिया, एक अच्छा
उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन चले उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह ये मामला सॉल्व हो जाए। लेकिन जेन्युइनली मैं अगर पार्लियामेंट ये सॉल्व कर ले, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अगर सॉल्व नहीं कर सकती तो ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय करना है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मौलाना के धरने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला दिया है कि धरने का मामला ज़िले इंतज़ामिया देखेगी। अब इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया मौलाना का जो मतवक्के धरना है इसको कानूनी तौर पर कैसे मैनेज करेगी? क्या इस्लामाबाद इंतज़ामिया दफ़ा 144 नाफिज करके मौलाना के मार्च को इस्लामाबाद के बाहर ही रोकने की हिकमत अमली अपनाएगी? जबकि इससे पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फैज़ाबाद धरने पर भी फैसला मौजूद है जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा इज्तिमा, ऐसे इजहार राय की इजाज़त बिल्कुल नहीं है जिससे दीगर अवाम के आर्टिकल 14, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 23 के तहत मिलने वाले जो हुकूक हैं ये मुतासिर हों, या इज्तिमा कानूनी तौर पर हुकूमत को माजूल करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मौलाना के मतवक्के धरने से ये तमाम हुकूक मुतासिर होने का यकीनन खदशा तो मौजूद है। ये तमाम काम गैर कानूनी काम होने की सूरत में हुकूमत आखिर कानूनी रिट अपनी कैसे बहाल करवाएगी और इदारे कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे? जबकि आज हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने यह भी कहा है कि हुकूमत अपने रिट को कायम करवाएगी। जबकि इंसारुल इस्लाम से गार्ड ऑफ ऑनर लेना मौलाना को महंगा पड़ा और हुकूमत ने आज मौलाना फजलुर रहमान की जमात की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी भी लगा दी है। आम सवाल यह है कि हर 2-3 साल के बाद कोई ना कोई धरना देने बैठ जाता है जिससे मुल्क की मईशत तबाह होती है, मुल्क में बेयकीनी की एक फ़ज़ा कायम होती है। इख्तलाफ राय यकीनन जमहूरियत का हुस्न है, हर एक को अपनी बात कहने का हक भी है, एहतजाज करने का हक भी है, सबके पास है। लेकिन क्या ऐसे धरने जिससे आम इंसान की ज़िंदगी मुतासिर हो, कानूनी मामलात मुतासिर हो, क्या ऐसे धरनों पर पाबंदी नहीं लगा देनी चाहिए जिससे मुल्क की सालमियत और मईशत को ख़तरात लाहक हो? जबकि अब पूरे मुल्क में धरना ही हो रहा है। तो शहबाज शरीफ ने कल कहा कि वो 31 अक्टूबर को जलसे में अपने अगले लाहेअमल का ऐलान करेंगे। क्या 31 अक्टूबर को सिर्फ फिर एक जलसा होगा या ये जलसा धरने में तब्दील होगा? क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो कह दिया है कि मौलाना के पास 7 दिन से ज़्यादा धरना देने की सलाहियत मौजूद नहीं है। क्या फिर ये समझा जाए कि हुकूमत मौलाना को अंडरमाइन कर रही है? इस पर फ़ारूक नसीम साहब से पूछ लेते हैं। फ़ारूक साहब, कानूनी तौर पर आप लोग कैसे इसको मैनेज करेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हालिया फैसला दिया, जैसे कि मैंने बताया कि शहरी इंतज़ामिया के सुपुर्द किया है कि इंतज़ामिया फैसला करे कि अगर धरना देने से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होता है तो वो धरना दिया जाए या नहीं। आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? क्या हिकमत अमली है, पॉलिसी है? मुज़ाकरात तो लग नहीं रहा कि कामयाब होंगे। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला हमारे सर आँखों पे, मैं फिर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की बड़ी तारीफ़ करता हूँ। बड़े ज़बरदस्त वो जज हैं और बड़ा कानून उनको उनकी अज़बर है। साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दिया है, ये है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 318। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब कोई धरना जो है वो रोडों पे नहीं कर सकता, रोडों पे धरना नहीं हो सकता। और धरना करने के लिए जैसे हाइड पार्क का कॉन्सेप्ट है, कोई पार्क हो या ऐसी कोई चीज़ हो, उसमें परमिशन पहले ली जाए गवर्नमेंट से, ये राइट है, फंडामेंटल राइट है। और बेशक परमिशन के लिए मौलाना साहब अप्लाई करते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है वहाँ की, उसको फिर इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराए में उनको देखना पड़ेगा कि किस पार्क को वो अलॉट करते हैं। कोई ऐसा पार्क होता है जिसमें मौलाना साहब आ जाएं, शहबाज शरीफ साहब आ जाएं, हमारे बाकी तमाम ऑपोजिशन के भाई बहन सारे आ जाएं, सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और वहाँ वो अपनी बातें सुनाएं, अपनी बात बताएं, क्या इश्यूज़ हैं। लेकिन इसमें एक बात बड़ी क्लैरिटी से है कि कोई डंडे नहीं ले जा सकता, इन डंडों पे किसी ने बार्ब्ड वायर्स बनाए हुए हों, कोई पिस्तौल लेके चला जाए, कोई बम लेके चला जाए, कोई छुरी चाकू गन लेके चला जाए, तो इसकी किसी तरह भी इजाज़त नहीं दी जा सकती।
और बाकी ये है कि तो फारूक रोडों साहब, पे अभी तो अब तक सुप्रीम कोई आप कोर्ट ऑफ लोगों के पाकिस्तान जजमेंट है। पास इजाजत लेने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं आई है, या जगह के तयन के लिए आप लोगों ने एक जगह मुख्तस कर दी हो, कोई ऐसा कोई प्रोसेस शुरू हुआ है? मेरा अपना ख्याल ये है, मेरे पास क्योंकि ये लॉ मिनिस्ट्री या लॉ डिवीज़न का मामला नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी तक मौलाना साहब की तरफ से कोई परमिशन सीख करने का लेटर जो है वो रेलेवेंट कमिश्नर इस्लामाबाद को या कहीं आया नहीं है। और अगर आएगा तो फिर आई एम श्योर कमिश्नर साहब जो हैं वो ये PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318 है, इसके पैराए में अपना उन्होंने फैसला करना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बात तय कर चुकी है, उसूल तय कर चुकी है कि रोडों पे धरने नहीं हो सकते, और किसी को धरना देना है, प्रोसेशन करना है, तो वो कोई पार्क हो, कोई ऐसी जगह हो, उसकी परमिशन ली जाए, वहाँ बेशक आए और बिल्कुल कोई अपने हाथ में ना ले। 2017 का आपको खादिम हुसैन रिजवी का वो भी धरना आपको याद होगा, फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उसमें पेमरा अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। खादिम हुसैन रिजवी का जो धरना था, जलसे थे, उसको बारहा दिखाया जाता रहा, जिसमें गाली गलोच आपको भी पता है कि नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में आपके पेमरा के हवाले से क्या अहकामात मौजूद होंगे? इस बारे में आप वजारत कानून कुछ सोच रही है, उनको क्या अहकामात देने आप लोगों ने? मैं पहले तो आपकी तारीफ़ करता हूँ। एक्चुअली जो ये मैं जजमेंट साइट कर रहा हूँ ये वही वाला जजमेंट है जो कि अब रिपोर्ट हो गया है जी। तो माशाल्लाह आपकी नॉलेज की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। सेकेंडली जो आपका सवाल है कि बिल्कुल पेमरा को अपना, देखिए पेमरा एक इंडिपेंडेंट इदारा है, पेमरा को बिल्कुल अपना जो भी तरीक़ेकार है उसको इस जजमेंट के हिसाब से, कानून और आइन के हिसाब से बिल्कुल उसको फॉलो करना है। और किसी भी तरह कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मुल्क व कौम और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो तो नेचुरली पेमरा उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकती। और बाकी फंडामेंटल राइट है, ये बड़ा एक बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस है, तो फंडामेंटल राइट भी मुतासिर ना हो, लेकिन साथ साथ अवाम के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो पब्लिक गुड है, गवर्नेंस है, लोगों की सहूलतें हैं, वो भी मुतासिर ना हो। तो ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। एक आखिरी बात भी है, सवाल भी है, हिसाब से वो एक्सरसाइज आखिरी बात भी है, सवाल भी है, वो ये कि अगर वज़ीर आज़म ने एक तरफ 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, एक तरफ वज़ीर आज़म साहब चाह रहे हैं कि इस पर डायलॉग हो, मुज़ाकरात हो, तो आप नहीं समझते प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जिनसे आपने मुज़ाकरात करने होते हैं, बात करने होते हैं, तो तकरीरों में या तकरीबात में फिर वो टॉन्टिंग अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते, जैसे कि उन्होंने कल भी कहा कि पहली बार जो असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। तो आप नहीं समझते कि एक गैर संजीदा रवैया कल लगा वज़ीर आज़म इमरान खान का, एक तरफ तो आप कमेटियां तश्कील दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों की तज़हीक भी कर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी की तज़हीक करना नहीं चाहते और ना तज़हीक करते हैं ना करेंगे। और देखिए अब सियासतदान है, लाइट मोड में, लाइट मूड में बातें होती हैं, कितनी बातें मौलाना साहब भी करते हैं। लेकिन अब वो वज़ीर आज़म इमरान खान, वो 2014 के धरने वाले इमरान खान नहीं है, अब वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। नहीं, ना सही रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की है, अपोजिशन लीडर्स की भी है, गवर्नमेंट की भी है, मेरी भी है, वज़ीर आज़म की भी है, आपकी भी है, लेकिन थोड़ा सा छोटी छोटी बातों में इसमें दरगुजर भी ज़रा करना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। और देखिए कौम को देखना है, मुल्क को देखना और बढ़ना चाहिए आगे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर फ़ारूक नसीम, वफाकी वज़ीर कानून, हमारे साथ थे। नाज़िम, मुझे एक प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जमीयत उलमा इस्लाम मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ होंगे। जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात फ़ारूक नसीम साहब भी कर रहे थे, हम मुफ्ती साहब से ये पूछेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अब सड़कों पर इस तरह धरने एहतजाज नहीं होंगे, तो इन लोगों की पास क्या पॉलिसी है, क्या हिकमत अमली मौलाना साहब ने बना रखी है। वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। JUIFA के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। मुफ्ती साहब, अभी आपने वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब की बातें भी सुनी होंगी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। फैज़ाबाद धरने के फैसले में ये लिखा है, वाज़े तौर पर लिखा है, जो बात अभी
फ़रूक नसीम साहब भी कर रहे थे कि बग़ैर इजाज़त एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी, आपको इजाज़त लेना होगी। अब सड़कों पर उस तरह से धरने और एहतजाज नहीं होंगे कि आम आदमी के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मुतासिर हों, जो कानूनी एक हुकूमत के मामलात चलते हैं वो उससे मुतासिर हों। तो आप लोगों का अप्लाई अमल क्या है? आप बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन लिखेंगे, इजाज़त लेंगे कि हमें किस जगह पर एहतजाज करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, धरना देना है? क्या आप लोगों ने हुकूमत से इस तरह की कोई बात शुरू हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया बीबी, ऐसा होता है ना कि जब कोई तहरीक चलती है तो सबसे पहले वो उस तहरीक का नफसियाती असर देखा जाता है। तो नफसियाती जंग में तो हम जीत गए हैं। वो फ्राम डे वन हम उन पे सवार हैं और वो बौखला गए हैं, बहुत ज़्यादा डर गए हैं। अब वो उनके डर के अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि कभी वो क्या करते हैं, कभी ओल फोल बांध की बोली। एक वज़ीर कहता है कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं और एक कहते हैं नहीं अभी कमेटी बननी है और बाद में होंगे। एक वज़ीर कहता है कि क्या ये बात सच है? मुज़ाकरात नाकाम हो चुके, मुज़ाकरात हुए भी थे लेकिन कोई बात बन नहीं सकी और फिर बाद में मौलाना साहब ने कहा कि अब इस इस्तीफे के बगैर बात होगी नहीं और अपोजिशन जमातों के साथ ही मुज़ाकरात होंगे। हाँ, वो आप सुनेंगे ना। मुज़ाकरात के लिए जो भी आएगा हम उसकी तलाशी लेंगे। अगर उसके जेब के अंदर इमरान खान का इस्तीफ़ा हुआ तो मुज़ाकरात भी होगी और मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। अगर उनके जेब में इमरान खान का इस्तीफ़ा न हुआ तो न मुज़ाकरात होगी, न बात होगी, न मुलाकात होगी। ये तो तय है, इसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है। जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये उतरा हुआ चेहरा, ये लड़कती हुई ज़बानें, फिसलती हुई ज़बानें, ये आप देख रही हैं, अंदाज़ा लगाएं, ये कांपती हुई टांगें, ये बता रही हैं कि क्या होने वाला है। डे वन से कह रहे हैं कि ये गलत वो किस्म का वो है कि लोगों को पैदाइशी हक से महरूम किया गया है वोट की पर्ची से। एक आदमी आया था, उसका मुंह छुपा हुआ था, उसकी लगी हुई थी, उसके जेब में वोट थे, उसके पास पिस्टल था और उन लोगों के वोट जो थे वो नहीं गिने और ऐलान किया कि वो वोट गिने जाएंगे जो मेरे जेब के अंदर है। इस तरह कौन मानता है जबर की बात? ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि पूरे मुल्क के अंदर ये जुल्म किस्म का इलेक्शन हुआ। अब हम पहले क्लियर कर लें, ना तो कोई माहौल है, ना तो कोई मजबूरी है। हमारा सवाल करना हुकूमत से भी काम है कि आपने कैसे मैनेज करना है। नहीं, आप बात काटती हो ना, इसमें उनको फायदा हो जाए। हमारी बात आवाम तक पहुंचाओ। ठीक है, फिर आपने सवाल भी तो करो ना। मार्च किए इन्होंने हमारे साथ जलसा या तकरीर आप करो, लेकिन तो मुझे क्यों बुलाया है? मुझे तो इसलिए बुलाया कि मैं बात करूं ना। प्लीज। तो आप बात काटोगी तो फिर क्या फायदा होगा? जी प्लीज। 15 मिलियन मार्च के रहे हमने शाज़िया बीबी, हमसे नहीं पूछा गया। फिर हमने कहा जी अब हम आ रहे हैं यहाँ पर इस्लामाबाद, तो भी नहीं पूछा गया। इस्लामाबाद आने के लिए हमने बहुत एहतियात की, महीने का भी ऐलान नहीं किया तो इन्होंने नहीं पूछा। फिर हमने महीने का ऐलान किया, फिर भी नहीं पूछा। फिर हमने तारीख का ऐलान किया, तारीख के ऐलान के बाद तो फिर कोई लचक नहीं होती ना। कोई आदमी ऐसा नहीं करना चाहता कि तारीख का ऐलान करे। हमारी मिसाल तो यू टर्न की तो है नहीं। अब हम आ रहे हैं। अब चाहे किसी जज के पीछे छुपो, आप चाहे किसी जज के पीछे छुपो तो भी हम आ रहे हैं। इंतजामिया के पीछे छुपो तो भी हम आ रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम सवाल ये है, हमारा मानना ये है कि हमें वज़ीर आज़म साहब ने आपको कानून के ताबे ही चलना है ना, जो सुबह अपनी अदालतों के फैसले। आपसे ये सवाल में बात मेरी शाज़िया मेरी बात होगी तो मैं आपका सवाल लूंगा, मेरी बात नहीं होगी तो मैं आपका सवाल नहीं लूंगा। जी प्लीज। मैंने तो जाहिर है, तो मुझे इसलिए बातों के लिए बुलाया ना, मुझे फोटो को तो नहीं बुलाया। अब हम आ रहे हैं इमरान खान की दावत पर। इमरान खान ने हमें कहा है कि हम कंटेनर भी देंगे आपको और कहा कि इतने लोग आपने जमा कर दिए तो हम चले भी जाएंगे। तो अब इमरान खान की दावत पे आए हैं। वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है अभी तक, मेरे ख्याल में वो तो सच्चा आदमी है। वो हमें वेलकम करेगा और वेलकम करने के बाद अगर अब इतने लोग जमा नहीं कर सके तो हम चले जाएंगे, और अगर इतने लोग जमा कर गए हम तो इमरान चला जाएगा। इसमें कुछ दो राय तो नहीं, आसान सी बात करती है। लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जाहिर है उनको भी तो उनके ताबे चलना है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना उनके सब पे पाबंद है ना, लाजिम है।
तो उन्होंने भी इम्प्लीमेंट करवाना है ना, हुकूमत का काम है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाना। बिल्कुल आप लोगों इम्प्लीमेंट करें, बिल्कुल तो उसके मुताबिक आप लोगों को इजाजत लेनी पड़ेगी, उस फैसलों इन फैसलों के मुताबिक हुकूमत को उस जगह का तयन करना पड़ेगा कि आप लोगों ने कहां तक आना है, कौन सी हदूद है, उसके आगे आप नहीं जा सकते। शाजी ऐसा है ना कि एक दफा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो उसी हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी इमरान के धरने को, तो पहले से इजाजत मौजूद है। और अभी ताजा अथर में अल्लाह ने कहा है जज साहब ने कि किसी को भी एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। ये बुनियादी पैदाइशियात है। इंतजामिया फैसला करेगी, अदालत हमें सपोर्ट कर रही है, उन्होंने कहा कि इंतजामिया के सपोर्ट किया है कि इंतजामिया फैसला करे कि अगर इंतजामिया समझती है कि इससे हम इंतजामिया को जानते हैं, राइट्स मुतासिर नहीं होते तो वो आपको इजाजत देगी, खास मखसूस मकाम पर इजाजत होगी। आप कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की पूरे अवाम होगी यहाँ पर रोडों पर, तो आप किस लोग की बात कर रहे हैं? अच्छा, आपको अंदाजा नहीं है कि धरने में कितने लोग आ रहे हैं। आप लोग करोड़ों की तादाद में आएंगे। जरा 27 का इंतजार करो, एक इनकलाब आ रहा है, इनकलाब। आप इजाजत लेंगे? मेरे सवाल का तो जवाब दे दें जो लेनी है आप लोगों को। कतन नहीं, क्यों इमरान ने ली थी तो उस फैसला उसके बाद आया, 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर आप दोबारा आ जाएगा, फैसले तो बदलते रहते हैं, क्या है फैसला फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप हुकूमत अगर एक खास जगह का तयन करती है कि इस जगह से आप लोग आगे नहीं जा सकते, नहीं यार, खास जगह में इजाजत नहीं है, अब डी चौक में धरने की इजाजत नहीं है। अल्लाह की बंदी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। 26 नंबर से जहां मोटरवे से नीचे होता है ना, यहां से लेकर मरी तक लोग ही लोग होंगे। कैसी बात कर रही है आप अपने ज़हन से ये चीज हटा दो ना। वहां लोग इतने ज्यादा हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। जब हम सक्कर से चलेंगे ना, आपके वज़ीर आज़म भाग जाएगा। देखिए, मैं तो कुछ नहीं कह रही है, तो के वज़ीर आला कहते हैं, उन्होंने तो आप लोगों को वहां से गुजरने नहीं देना। अभी हम लोग तो नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रही, मीडिया नहीं कह रहा, तो फिर हमने 40 फिर हमने 10,000 के लोग, हाँ, उसके बदले में हम जवाब में 10,000 लोगों का मार्च पास किया, फिर रोका, फिर हमने उसके घर का घेराव किया, रोका। ये तो बढ़ गए ना दीवाने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे वज़ीर आज़म की जानिब से शुरू की गई किफ़ायत जारी मुहिम की धज्जियां उनके अपने ही सूबाई वज़रा जो हैं वो बिखेर रहे हैं। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, इक़्तिदार में आने के बाद मुआशी इस्तेहकाम के लिए तहरीक इंसाफ ने किफ़ायत जारी मुहिम शुरू की थी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस में ना रहने का फैसला किया था। गाड़ियों से लेकर भैंसों तक को फ़रोग़ किया गया था। वज़ीर आज़म ने अपना कैंप ऑफिस ना रखने का ऐलान भी किया था और इस पर फिर अमल भी किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का भी लाहौर में कोई कैंप ऑफिस नहीं है, जबकि साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ के 8 कैंप ऑफिस थे, जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली सख्त तनकीद किया करते थे। लेकिन आज जब तहरीक इंसाफ खुद इक़्तिदार में है तो इनके अपने ही वज़रा ने लाहौर में 2-2, 3-3 कैंप ऑफिस बना रखे हैं, जो कि हुकूमती पॉलिसी और कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। खबर यह है कि पंजाब की सूबाई काबीना के 20 अरकान ने गैर कानूनी तौर पर अपने कैंप ऑफिस कायम किए हुए हैं, जहां 10 से 12 सरकारी एहलकारों के अलावा जाती अमला भी तैनात है। 1 से 2 गाड़ियां भी महकमों से हासिल की गई हैं। इन कैंप ऑफिस पर आने वाले लाखों के अखराजात महकमे अदा कर रहे हैं। जिन सूबाई वज़रा मिनिस्टर ब्लॉक के अलावा कैंप ऑफिस उन्होंने बनाए हुए हैं, उनके नाम वो भी आपसे मैं शेयर करती हूँ। उनमें वज़ीर माहौलियात मोहम्मद रिजवान है, जिन्होंने अपना कैंप ऑफिस नेशनल हॉकी स्टेडियम फर्स्ट फ्लोर पर कायम किया हुआ है। मुबैना तौर पर महकमा माहौलियात और अपने हल्के से 10 से ज़ायद अफराद को अपने साथ तैनात भी उन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा सूबाई वज़ीर यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स और सयाहत मोहम्मद तैमूर खान ने भी नेशनल हॉकी स्टेडियम गेट नंबर 1 में अपना कैंप ऑफिस कायम किया हुआ है। वज़ीर आपाशी मोहम्मद मोहसिन खान लगारी ने महकमा आपाशी पुरानी अनारकली में अपना कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। सूबाई वज़ीर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स अंसर मजीद न्याजी ने भी अपना कैंप ऑफिस पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में कायम किया हुआ है। फिर सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास ने अपना कैंप ऑफिस पंजाब टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम अथॉरिटी गुलबर्ग में कायम किया हुआ है, जहां सारा दिन खाने उड़ाए जाते हैं। मियां महमूद रशीद सूबाई वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने लिंक रोड पर सेक्रेटरी हाउसिंग के दफ्तर के पास 2 कमरों में अपना कैंप ऑफिस कायम किया हुआ है, जहां पर एक निजी घर में दुबई चौक में भी उन्होंने अपना एक दफ्तर कायम किया हुआ है, जिसका खर्चा मुबैना तौर पर सरकारी खजाने से किया जाता है।
मलिक नौमान लंगड़ियाल सूबाई वज़ीर ज़राअत ने एग्रीकल्चर हाउस डेविस रोड पर कमेटी रूम में अपना कैंप ऑफिस कायम कर रखा है, जिसका खर्च महकमा बर्दाश्त करता है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी 2 कैंप ऑफिस रखे हुए हैं, ये भी किसी से पीछे नहीं रही। एक प्राइमरी हेल्थ के दफ्तर में, जबकि दूसरा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के दफ्तर में, जबकि अलॉट शुदा दफ्तर में माना वो सिर्फ 2 बार से ज्यादा जाती नहीं है। इन तमाम गैर कानूनी कैंप ऑफिस का खर्चा हुकूमत अदा करती है। इस पर मैं मजीद बात करूंगी। सबसे पहले मेरे रिपोर्टर अनवर सुमरा मेरे साथ हैं, उसके बाद सूबाई वजीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हमायूं भी मेरे साथ होंगे। अनवर, सबसे पहले आपसे मैं कुछ डिटेल लेना चाहती हूँ। जब इन वुज़रा को नए मिनिस्टर ब्लॉक में स्वीट अलॉट किए गए हैं, तो आखिर क्या वजह है कि इन्होंने अपने ज़ाती कैंप ऑफिस बनाए हुए हैं और लेकिन खर्चे इनके जो है ना वो हुकूमत सरकार जो है ना वो अदा करती है। आखिर ऐसे क्या काम है जो हुकूमत के अलॉट करदा स्वीट में ये कर नहीं सकते, जो इन्होंने अपने ज़ाती जो बना रखे हैं कैंप ऑफिस वहाँ इन्होंने करने होते हैं? जी शाजिया, बात यह है कि जब तब्दीली सरकार हुकूमत में आई तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये ऐलान किया कि हम सरकारी अखराजात में कफ़ायत शारी की पॉलिसी पर अमल करेंगे और हुकूमत जो टैक्स आवाम से टैक्स इकट्ठा करती है उसकी हिफाजत करेंगे और किसी किस्म का भी नाजायज़ खर्चा नहीं करेंगे, जिसके तहत उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की एक्स्ट्रा गाड़ियां और यहाँ तक के जानवर भी बेच दिए। इस पॉलिसी के तहत पंजाब हुकूमत ने भी इसी पर अमल करते हुए कुछ गाड़ियां फरोख्त की और ये ऐलान किया, बल्कि एक सादगी मुहिम जो है वो जारी की गई जिसमें कहा गया कि कोई भी किसी किस्म का एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो सरकारी खजाने से नहीं किया जाएगा, फॉरेन टूर्स नहीं किए जाएंगे, दफ्तरों में रेनोवेशन नहीं की जाएगी, नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। इसके अलावा जो है तब्दीली हमें हैरानगी है, हाउस जो है वो बिजनेस प्लान बना रहे हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट और इस तरह के प्लान्स बनाए जा रहे हैं ताकि रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके। और जब सूबाई वज़रा अपने कैंप ऑफिस में सरकार से खर्चे करेंगे तो सारा बैलेंस हो जाएगा। एक तरफ हुकूमत का एक हिस्सा जो है वो किफायत शहरी की बात कर रहे हैं, जबकि इनके अपने वज़रा जो हैं वो उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो ये क्या तजाद है, इनकी अपनी पॉलिसीज में ही फर्क है? जी बिल्कुल, इनकी अपनी पॉलिसीज़ में तजाद है। जब ये अपोजिशन में थे तो सूबाई वज़ीर मियां महमूदुर रशीद जो मौजूदा सूबाई वज़ीर हैं, ये साबका वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर सबसे ज़्यादा तनकीद करते थे कि उनके लाहौर में 8 कैंप ऑफिसेज़ हैं जिनका रोज़ाना का खर्चा 8.5 लाख रुपया है जो हुकूमत अदा करती है। अब जब ये हुकूमत में आए तो वज़ीर आला जो हैं तब्दीली सरकार के, वो तो कैंप ऑफिस कायम ना कर सके, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके सूबाई वज़रा इतने ताकतवर हैं और अपने कप्तान की पॉलिसी की मुखालफत करते हुए उन्होंने अपने 20 कैंप ऑफिस जो हैं लाहौर में मुख्तलिफ सूबाई वज़रा ने बनाए हुए हैं। जबकि ये जो मिनिस्टर ब्लॉक है, नया मिनिस्टर ब्लॉक सिविल सेक्रेटेरिएट, इनके माहाना अखराजात बता दें अनवर, ये कितने में पड़ रहे हैं? जी देखिए, बात ये है एक्ट के तहत जो है अखराजात, जो रिफ्रेशमेंट के अखराजात हैं, उसका 20,000 की इंटाइटलमेंट चीफ मिनिस्टर की है महाना की, 10,000 की सूबाई वज़रा की है। लेकिन वो जो है अलॉटेड अपने अलॉटेड ऑफिसेज में ये करेंगे। वहाँ पर जो है ये इसलिए बनाया गया था नया मिनिस्टर ब्लॉक चौधरी परवेज इलाही के दौर में कि तमाम वज़रा एक जगह पर बैठें और वहाँ पर अपने महकमों को वहाँ से मॉनिटर करें और सुपरवाइज करें। लेकिन इन वज़रा ने, क्योंकि वहाँ पर ये ना तो जाते हैं, इन्होंने अपने महकमों में कैंप ऑफिसेज बना लिए। वहाँ बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि सूबाई जो सेक्रेटरीज हैं उनसे एक्स्ट्रा जो है वहाँ जो मीटिंग्स होती हैं, रिफ्रेशमेंट होता है, सारा दिन खाना चलता है। इसके अलावा गाड़ियां जो इस्तेमाल होती हैं वहाँ पर जो इन्होंने मुलाजम लिए हुए हैं और कुछ अपने निजी लोग जो हैं वो उन ऑफिसेज में रखे हुए हैं, क्योंकि अलॉटेड ऑफिसेज में सिर्फ जो SNJD का अमला है जो 7 के करीब है वही बैठ सकता है। SOG एक होता है हर महकमे में, वो खर्चा बर्दाश्त करता है और वहां पर बैठ के ज्यादा खर्चा किया जाता है क्योंकि कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। जबकि अगर न्यू मिनिस्टर ब्लॉक में बैठेंगे तो SNGAD का एक चेक होगा और SNGAD खर्चा चेक करेगी, क्योंकि वो खर्चा जारी करती है। हर मिनिस्टर को 10,000 रुपया महाना दिया जाता है, एक अलाउंस दिया जाता है। लेकिन कैंप ऑफिस में इसकी कोई लिमिट नहीं है, बगैर लिमिट के जो है अखराजात हो रहे हैं सरकारी खजाने से। बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर सुमरा मेरे साथ है। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हमायूं ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब आपका। आपने मेरा इंट्रो भी सुना होगा, जो हमारे नुमाइंदे ने बात की वो भी आपने सुनी होगी। हमारी स्क्रीन्स पर वो जितने भी सूबाई वज़रा हैं उनके कैंप ऑफिस की तस्वीर भी चल रही हैं।
सवाल मेरा सादा सा बड़ा, एक तरफ किफ़ायतशारी की मुहिम चलाते हुए आप लोग नजर आते हैं, दूसरी भैंसें बेचते हैं, गाड़ियां नीलाम करते हैं, गवर्नर हाउस पंजाब में रेवेन्यू जनरेशन के प्लान बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कैंप ऑफिस में सूबाई वज़रा लाखों के खर्चे कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? देखें जी, जो बात इन्होंने की है उसमें शायद कुछ सदाकत हो, लेकिन मुझे एग्जैजरेशन बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि मैं भी मिनिस्टर हूं, मुझे फर्स्ट हैंड पता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने बात की कि जो ऑफिस परवेज लाई साहब के दौर में बने थे, लोग वहां पे क्यों नहीं बैठते। मैं भी वहां पे सिर्फ 2 दिन बैठता हूं, और उसका रीजन है कि वो ऑफिस बेसिकली आपने काम करवाना होता है अपने महकमे में बैठ के। मैं हायर एजुकेशन में मेरा भी एक रिक्वेस्ट थी कि मुझे भी एक ऑफिस मिल जाता, लेकिन वहां पे कोई जगह नहीं थी, तो मैं स्पेशल सेक्रेटरी के या सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में जाता हूं, वहीं पे लोगों को मिलता हूं, और जो उस महकमे से रिलेटेड मसाइल हैं वो वहीं बैठ के हल हो जाते हैं। इट्स मोर कन्वीनियंट। आपकी फेडरल गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर्स अपने महकमों में ही बैठते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने सेटअप बनाया है इलादा मिनिस्टर्स के बैठने का, वहां बैठ के मैं तो काम करने वाला बंदा हूं, मुझे फर्स्ट हैंड पता है इम्पॉसिबल हो जाता है काम करना। मैंने शुरू में 1-2 माह रेगुलर वहां पे बैठा तो क्योंकि वहां पे पब्लिक का प्रेशर इतना ज्यादा रश होता है और इररेलेवेंट लोग इतने होते हैं वहां पे कि आप जो महकमे से रिलेटेड काम है वहां बैठ के नहीं हो सकते, तो इसलिए। और फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ऐसी जस्टिफिकेशन हमें मजनून भी देती रही है जब आप लोग उनके कैंप ऑफिस पर तनकीद करते थे। अगर वहां बैठकर काम नहीं होते तो जो जाती कैंप ऑफिस बना रखते हैं हल्के के लोग, तो वहां पे भी सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहते हैं। हमने एक मिनिस्ट्री में जाकर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। देखें जी, हल्के के लोग तो मिनिस्टर ब्लॉक में भी आके बैठ जाते हैं। मेरे जो हल्के के लोग हैं वो सारे मिनिस्टर ब्लॉक में आते हैं, उनको आप रोक तो नहीं सकते। उनके वोट लेके तो आप जीत के आए हैं। तो और उनकी जो एंटरटेनमेंट आप बात कर रही हैं कि 10,000 रुपए महीने में, मेरा तकरीबन 50-60 हजार रुपए खर्चा होता है, मैं जेब से करता हूं। और बहुत सारे मिनिस्टरों को मैं जानता हूं जो अपने पीएस को अपने पैसे, बल्कि जो तनख्वाह सरकार देती थी 30-40 हजार रुपए, वो सारी की सारी तनख्वाह मेरे पीएस के थ्रू वहीं पे हल्के के लोगों की एंटरटेनमेंट पे लग जाती है। और ये जो आप एक्यूज कर रही हैं नहीं, आप अपनी बात करें। अगर आप कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अगर आप सरकार से पैसे नहीं ले रहे, आप अपने हल्के के लोगों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप दूसरों के बारे में अगर कोई गलत कर रहे हैं तो उसको माने, उसके बारे में आप जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? हम तो तस्वीरें चला रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन नहीं, आप देखें, आपको कैसे पता है कि डिपार्टमेंट, देखें लास्ट टाइम खान साहब ने साल के एंड पे हर मिनिस्टर से ये रिपोर्ट ली थी कि आपके डिपार्टमेंट ने आप पे क्या खर्चा किया। मैंने चेक किया अपने डिपार्टमेंट से, तो मेरे पे 0 खर्चा किया था, क्योंकि मैंने एक पैसा भी नहीं लिया डिपार्टमेंट से। जो ये एसओजी वाली बात है, हर मिनिस्टर की रिपोर्ट थी। हर मिनिस्टर की ये रिपोर्ट थी, और सबके एक्सपेंसेस रिड्यूस थे जो पहले महकमे, और उन्होंने ये बताया था कि आपने कितनी सेविंग्स की हैं। और ये रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने बकायदा एक मिनिस्ट्री से ली है कि कौन सा मिनिस्टर लास्ट टेन्योर में क्या खर्चा होता था, अब क्या हो रहा है, और उसमें कितनी सेविंग्स है आपको। ये कैंप ऑफिस आप उसको देखें, वो एक ऑफिस यूज करते हैं, वो ये वाला ऑफिस यूज ही नहीं करते, ये जो यहां पे उनको मिला हुआ है, ये खाली पड़ा हुआ होता है। ये जो आप बात कर रही है ना कि कैबिनेट ब्लॉक वाले ऑफिस में भी यूज कर रहे हैं और वो भी यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑफिस यूज करते हैं। जहां तक आप एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की बात की, तो ये हर इंडिविजुअल को आप इकट्ठा ना करें, हो सकता है कोई मिस यूज कर रहा हो, उसकी आप एग्जैक्ट रिपोर्ट करें। बिल्कुल इसको अगर डिनाई नहीं किया, मतलब है कि हमारी स्टोरी बिल्कुल ठीक है। लोगों ने, वुज़रा ने कैंप ऑफिस बनाए हुए हैं और खर्चे भी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि अगर वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नॉलेज में ये बात नहीं है, तो हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से उनके नॉलेज में बात गई होगी, और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि वो इस पर एक्शन ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम का एडिटोरियल वो ये कि आसिफ अली जरदारी के साथियों के लिए एक बुरी खबर ये है कि FBR की बेनामी अथॉरिटी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बिजनेस पार्टनर और ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर के बेटे अब्दुल गनी मजीद और यूनुस कुदवाई के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया है। अब्दुल गनी मजीद और यूनुस कुदवाई ने मार्शल होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक बेनामी कंपनी बना रखी थी, और सदर कराची में 2 अरब रुपए की मालियत का एक प्लॉट भी उस कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था। जबकि बेनामी प्रॉपर्टीज की निशानदही के हवाले से डीसीज ने वज़ीर आज़म के अहकामात को कोई अहमियत ही नहीं दी। जबकि ज़राए तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में तरमीम करने का भी फैसला किया है, जिससे बेनामी जायदादें जो रखते हैं उनके खिलाफ FBR का जो घेरा है ये मजीद तंग होने वाला है।
नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।